नमस्कार पाठक बंधु, आज मैं आपको कृषि प्रसार का उद्भव एवं कृषि प्रसार में जो सहयोग करते हैं उनके बारे में इस कक्षा में चर्चा करूंगा। और अगर मैं बात करूं तो कृषि प्रसार का जेनेसिस या उद्भव कैसे हुआ और कैसे वेरियस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में कृषि प्रसार का हेल्प लेते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट के डिफरेंट आयाम क्या हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम जो इंडिया में कई प्रोग्राम चले हैं उसके बारे में भी चर्चा होगी। अगर मैं बात करूं कृषि प्रसार के बारे में तो कृषि प्रसार जो मेन इसका उद्देश्य यही है कि कैसे जो टेक्नोलॉजी है उसको डिसेमिनेट किया जाए, वो किसानों तक पहुंचाया जाए और कैसे किसान अपना डिसीजन खुद ले सके। तो प्रसार शिक्षा का मेन मकसद यही है और इसी मकसद के उद्देश्य से कृषि प्रसार के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अगर प्रसार शिक्षा की हम बात करें तो प्रसार शिक्षा का जो उद्भव है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ था। ये 1873 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने एजुकेशनल बेनिफिट के लिए, एजुकेशनल एडवांटेज के लिए, वह जो कि आम आदमी तक पहुंच सके, इसके लिए इस शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया था। और अगर हम कृषि प्रसार की बात करें, अगर हम इसको परिभाषित करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कृषि प्रसार या प्रसार शिक्षा ये एक अप्लाइड साइंस है। और ये अप्लाइड साइंस इस संदर्भ में मैं कहूँगा कि इसने जो अपनी जो जितने भी प्रिंसिपल लिए हैं या फिर सिद्धांत लिए हैं वो डिफरेंट बिहेवियरल साइंसेज डिफरेंट डिपार्टमेंट से लिए हैं और उनके जो रिसर्च है या फिर उनका जो फील्ड एक्सपीरियंस है उसको कैसे इस्तेमाल करके एक नए डिसिप्लिन के रूप में इसको स्थापित करके और फिर एक नई फिलॉसफी, नए प्रिंसिपल, नए कंटेंट्स और नए मेथड्स को बना करके यह कृषि प्रसार शिक्षा जो है उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि स्कूल एजुकेशन से दूर हैं या स्कूल एजुकेशन से काफ़ी समय से दूर हैं। तो उन लोगों के लिए कृषि प्रसार शिक्षा का जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें कि आखिर ये जो प्रसार है वो उससे फ़ायदे क्या हैं या इसका फंक्शन क्या है, तो जो हम लोग इसका अगर क्रूशियल फंक्शन देखें और क्रिटिकल फंक्शन देखें तो मेनली प्रसार का जो मुख्य उद्देश्य है वो डिजायरेबल चेंज लाना। डिजायरेबल चेंज करने का मतलब कि जो हमें ज़रूरत है उस तरह के चेंजेस लाना। अब ये चेंजेस लाना किस चीज़ में चेंजेस लाना है, तो हमारे नॉलेज में, यानी कि जो हमारे प्रतिभागी हैं उनके नॉलेज में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है, उनके स्किल में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है, उनके एटीट्यूड में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है, उनके अंडरस्टैंडिंग में कैसे चेंजेस लाया जा सकता है, हाउ वो अपने गोल को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, वो एक्शन को कैसे डिसाइड कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस, उनमें कॉन्फिडेंस। सो इस तरह के जितने भी बिहेवियरल चेंजेस हैं उन चेंजेस को जो है प्रसार के माध्यम से किया जाता है, जो कि हमारा मेजर फंक्शन है एक्सटेंशन का। रही बात कि आखिर ये चेंजेस किस तरीके से किए जा सकते हैं, इसके पीछे जो है सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो सिद्धांत हो सकते हैं, ग्रास रूट प्रिंसिपल हो सकता है कि हमें ग्राउंड लेवल पे कैसे लोगों तक अपनी पहुंच बनानी है या इन चीज़ों को पहुंचाना है। हमें उन चीज़ों को देखना होगा जो हमारे पूर्वज जो है वो इंडिजिनस नॉलेज को इस्तेमाल करते थे, उस प्रिंसिपल पे, उस सिद्धांत पे काम करना है। हमें उस प्रिंसिपल पे काम करना है जहां आपका इंटरेस्ट दिखाई दे, जहां आपकी ज़रूरतें दिखाई दे। हमें उन सिद्धांत पे काम करना है जहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस जो कि हमारे लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ें हमारे समाज में हैं, उन कल्चरल डिफरेंसेस के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके प्रसार शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब कैसे आप कोई भी चीज़ें करके और सीख सकते हैं, उस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करना है। आप अपने को कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं कार्यक्रम में, उस प्रिंसिपल पे कार्य करना है। जो नेतृत्व क्षमता की जो गुण है उन गुण के उनके प्रिंसिपल को, उनके सिद्धांत को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में इस्तेमाल करना है। कैसे आप एडप्ट करेंगे किसी भी नई तकनीक को, नई टेक्नोलॉजी को, उस प्रिंसिपल पे काम करना है। कैसे आप सेटिस्फाइड हैं, उस प्रिंसिपल पे काम करना है। कैसे फैमिली को एक प्रिंसिपल मान करके चलते हैं, उस पर आपका प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिसाइड होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि हम जो भी प्रोग्राम हम देख रहे हैं उसको कैसे इवेल्युएट, तो उसके इवेल्युएशन प्रिंसिपल को भी हम कृषि प्रसार के शिक्षा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रही बात फिलॉसफी की, एक्सटेंशन की फिलॉसफी क्या है। एक्सटेंशन की फिलॉसफी ये नहीं है कि हमें क्या
सोचना है, बल्कि हमें लोगों को या हमारे किसान भाइयों को यह बताना है कि वो हाउ टू थिंक इन प्लेस ऑफ व्हाट टू थिंक, उन्हें हाउ टू थिंक कॉन्सेप्ट पे जाना होगा कि वो सोच की प्रक्रिया को कैसे डेवलप करें। जो दूसरी फिलॉसफी की हम बात करते हैं उसमें ये कि अभी हमारा प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और हमारा क्या सिचुएशन होना चाहिए, इस दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको कैसे मीट आउट किया जाए, इस फिलॉसफी पे एक्सटेंशन काम करता है। एक्सटेंशन इस फिलॉसफी पे काम करता है कि जो हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स है उसको किसानों तक कैसे उनकी भाषा में उन तक पहुंचाया जाए, यानी इंटरप्रेटेट करके दिया जाए, उस फिलॉसफी पे काम करता है। और यह इस विषय पे भी बात करता है कि जो किसान की समस्याएं हैं उस समस्याओं को रिसर्च इंस्टीट्यूशन तक कैसे ला करके उनका सॉल्यूशन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशन से लिया जाए, इन फिलॉसफी पे काम करता है। तो ये मेजर फिलॉसफी हैं जो कि हमें प्रसार शिक्षा में समझने की ज़रूरत है। रही बात अगर इसकी हम पुरानी जो उद्भव की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो यूएसए का जो 3 एक्ट है, खासकर द हैच एक्ट 1887, द मॉरिल एक्ट 1890 एंड द स्मिथ लीवर एक्ट 1914, ये 3 एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम हैच एक्ट 1987 की बात करेंगे तो यह बताता है कि कैसे एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन को इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जबकि मॉरिल एक्ट 1890 जो है ये बताता है कि एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे इस्टेब्लिश किया जाए लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न पे, ये मॉरिल एक्ट 1890 के हिसाब से। जबकि स्मिथ लीवर एक्ट जो है ये बताने का प्रयास कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विसेज, अगर दूसरे भाषा में हम लोग बात करें तो यह जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो लाइन डिपार्टमेंट हैं वो जो कैसे सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्मिथ लीवर जो एक्ट है 1914, ये एक्ट जो है उसके बारे में बताता है। यानी ये तीनों एक्ट, यानी कि रिसर्च स्टेशन का स्थापना, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना तथा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज को कैसे इंक्रीज करें, ये तीनों एक्ट में काफ़ी डिटेल है। और जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं खासकर, जो कि लैंड ग्रांट कॉलेज पैटर्न पे आधारित हैं, ये सभी ये तीनों रेगुलेशंस को एक तरीके से बैकग्राउंड को ले करके बनाया गया। अगर हम बात करें कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का जो मेजर पैराडाइम शिफ्ट है वो कैसे होता है, तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो कैसे तकनीक को ट्रांसफ़र किया जाए, और उसमें अगर आपको याद हो तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है इस तरह के शिफ्टिंग में। अगर दूसरी हम बात करें एडवाइजरी वर्क की, तो एडवाइजरी वर्क अनदर एरिया है जहाँ पे हमारा प्रसार शिक्षा काफ़ी ज़्यादा कार्य करता है। और जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी कि हमें मानव सूचकांक को बढ़ाने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करनी है, वो एक अलग आयाम है जिस पे कृषि प्रसार जो है कार्य करता है। और कैसे हमारे फार्मर्स को, हमारे जो मेन हितधारक हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जाए, इन चीज़ों पे काम करता है। आजकल हम लोग FPO की बात करते हैं, आजकल हम लोग फील्ड स्कूल की बात करते हैं, आजकल पार्टिसिपेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सभी जो है हमारे किसान भाइयों को एम्पावर करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर हम इतिहास को देखें, खासकर भारतवर्ष में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के संदर्भ में, तो हम लोग एग्रीकल्चर और कृषि प्रसार को टोटल 4 स्टेज में जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। एक एरा वो था जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि 1947 के पहले की बात करें, जब कृषि प्रसार कैसे काम करता था। दूसरा 1947 के बाद से कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, यानी कि आज़ादी के बाद कृषि प्रसार कैसे कार्य कर रहा है, जो कि हम लोग जनरली 1947 से 1953 तक की बात करते हैं। और स्टेज 3 में जो कम्युनिटी डेवलपमेंट और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ये 2 कंसेप्ट जो है काफ़ी पॉपुलर हुए और वो आज भी काफ़ी एक्टिव हैं। उस रेफरेंस में स्टेज 3 बात करता है। और स्टेज 4 जो है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एरा कहेंगे, जो कि कई सारे प्रोग्राम जो है हमारे भारतवर्ष में लॉन्च किए गए, वो स्टेज 4 के तहत वो 1960 और उसके बाद जितने भी स्कीम्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला स्टेज हम 1 पे चर्चा करेंगे, यानी कि आज़ादी के पहले
और आज़ादी के पहले अगर हम लोग बात करें तो 1866 से लेकर के 1947 के बीच में कई डेवलपमेंट हुए थे, खासकर कृषि प्रसार के क्षेत्र में। अगर गुड़गांव एक्सपेरिमेंट की बात करें तो 1920 में एफ एल ब्रायने ने इसे गुड़गांव में इसको इस्तेमाल किया था, और ख़ासकर कृषि विकास के लिए ही, कि कृषि विकास के माध्यम से कैसे हमारे किसान का विकास हो सकता है, उसमें गुड़गांव एक्सपेरिमेंट की बात की गई थी। श्री निकेतन अटेम्प्ट जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1908 में श्री निकेतन में ये अटेम्प्ट लिया, और उसमें कैसे किसानों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है, गांव का डेवलपमेंट हो सकता है, उस पर बात की। इसके अलावा एक अटेम्प्ट सेवाग्राम अटेम्प्ट के माध्यम से लिया गया 1920 में महात्मा गांधी जी के द्वारा, जिसमें उन्होंने सेवाग्राम के माध्यम से किसानों का विकास की बात की। इसके अलावा मैराथन डैम अटेम्प्ट लिया गया स्पेंसर हैच के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन मूल वैज्ञानिक कह सकते हैं या फिर वर्ल्ड बैंक कंसल्टेंट के रूप में कार्य किया। उन्होंने मैराथन डैम अटेम्प्ट लिया, जिसमें कि वहाँ पे गांव का विकास कैसे हो सकता है उसकी बात की थी। इसके अलावा कई स्कीम्स हैं, जैसे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पुणे की है, जो कि पुणे में काम किया, बाद में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इस सोसाइटी ने गांव के विकास की बात की थी। सर डैनियल हैमिल्टन स्कीम्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल में सुंदरबन इलाके में इन्होंने रूरल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में काफ़ी सारा काम किया, वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में, खासकर कृषि प्रसार के क्षेत्र में। इवन मिशनरीज के थ्रू इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एवं क्रिश्चियन कॉलेज नागपुर के द्वारा रूरल रिकंस्ट्रक्शन वर्क के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया गया, खासकर गांव के विकास के लिए, कि कैसे गांव का विकास किया जा सकता है। उसमें कृषि को एक मेन आधार बना करके संस्थाओं ने काम किया। आदर्श सेवा संघ ग्वालियर ने सर्वोदय प्रोग्राम, जो कि बॉम्बे प्रोविंस में, ये सारे प्रोविंस जो हैं उस पीरियड में चले हैं। अगर हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस की, यानी कि आज़ादी के बाद की, तो आज़ादी के बाद जो मुख्य कार्यक्रम आया था वो इटावा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसमें अगर आपको याद हो तो ये स्कीम जो है हम लोग एक फोर रनर फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। रीज़न ये है कि ये सक्सेसफुल रहा, और ये प्रोग्राम जो है वो एक तरीके से फोर रनर है कम्युनिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में। नीलो खेरी प्रोजेक्ट भी इसी पीरियड में आया, इसके डे के द्वारा, और गवर्नमेंट के द्वारा ग्रो मोर फूड कैंपेन भी चलाया गया कि फूड का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। 1952 में इसको भी लॉन्च किया गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि 1952 में स्टार्ट किया गया। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये 1952 और 1953 दोनों क्रमशः CDP 1952 में और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज, ये दो स्कीम लाई गई। अगर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में करीब 100 विलेजेस और करीब 60,000 से 70,000 पॉपुलेशन को कवर किया गया। और एरिया की बात करें तो एक करीब 150 से 170 स्क्वायर माइल्स एरिया का कवरेज कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में किया गया। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करें तो 3 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक को मिला करके कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे कार्य किया गया। तो ये भी स्कीम 1952 में आई और ये काफ़ी सक्सेसफुल रही। उसी तरीके से नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज 1953 में आया, जिसके माध्यम से आप भी देख सकते हैं कि जो ब्लॉक लेवल पे जितनी फंक्शनरीज हैं वो इसी CDP और NES 1953 या 1952 की देन है। अगर हम बात करें कि जो डायरेक्ट लाइन स्टाफ हैं, अगर स्टेट लेवल पे बात करें तो स्टेट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं या BDO हैं या विलेज लेवल वर्कर हैं, ये जो है वो डायरेक्ट लाइन स्टाफ्स जो फील्ड में काम हो रहा है, और उसके आधार पर ये कम्युनिटी डेवलपमेंट और NES के आधार पे इन लोगों ने इनका जो है विकास हुआ, और इनका जो है इन्होंने किसानों के लिए और गाँव के विकास के लिए एक लाइन स्टाफ के रूप में कार्य किया। इसके अलावा इन लोगों को सपोर्ट के लिए ऑक्सिलरी और स्पेशलिस्ट स्टाफ भी दिए गए, जो कि डिफरेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट जो स्टेट के थे या जिला स्तर पे थे या एक्सटेंशन ऑफिशियल्स थे ब्लॉक लेवल पे, उन लोगों ने इन लोगों को सपोर्ट किया। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम है, जिसमें जिला परिषद या ब्लॉक समिति की बात करें या विलेज पंचायत की बात करें, इन लोगों ने भी एक तरीके से CDP और NES को इनके माध्यम से जहाँ पे ये चीज़ें पंचायती राज सिस्टम लागू हैं, उन्होंने इसको लागू करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें कि ये किस किस लेवल पे लागू है, तो डेफिनेट